वेलकम टू गेनिंग 70 प्लस मार्क सीरीज, एक क्रैश कोर्स जो बिहार बोर्ड 2022 वाले बच्चों के लिए चलाया जा रहा है। और आप ऑनलाइन मेरे से जुड़े हुए हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, टीचमेंट पे लाइव और यूट्यूब पर। स्वागत है। हम हैं डीके और आप हिस्ट्री का कोर्स देख रहे हैं बिहार बोर्ड के लिए। ठीक, तो उसके अंतर्गत हम हिस्ट्री सेक्शन को कवर कर रहे हैं। हिस्ट्री में हम लोग सिंधु घाटी सप्ताह को पढ़ रहे थे। तो सिंधु घाटी सप्ताह को जैसा कि हमने कहा था 2 दिनों में खत्म करना है, तो वो वाला कल थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट के कारण चीजें नहीं हो पाई, तो 2 लेक्चर सीरीज लोड हो गए हैं सिंधु घाटी सप्ताह के। और आज यानी 5 मार्क्स क्वेश्चन हो गए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए। आज हमारा जो पैटर्न होगा वो सब्जेक्टिव 2 नंबर क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे और आज इसको खत्म करेंगे। ठीक है, तो हमारा सिंधु घाटी सप्ताह आपका पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। ये उसमें आपका क्वेश्चन नहीं के बराबर छूटने का चांसेस नहीं, लगभग सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। तो ये आपका ये पैटर्न है इसमें से। तो सिंधु घाटी सप्ताह में हमने इंट्रोडक्शन में परिचय की बात की थी कि सिंधु घाटी सप्ताह क्या है, कैसे है, क्या मतलब है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किस तरह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। फिर हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 नंबर में जो चर्चा की, उसमें हमने लेक्चर को बाद में देखा है तो थोड़ी दिक्कत आ रही है कि लेक्चर में दिक्कत क्या है कि बीच में थोड़ा रुक रहा है। तो अगर इस तरह के इशू आते हैं उसमें समझ में नहीं आता तो आप मुझे बताएंगे कि इस पार्ट में दिक्कत हो रही है, जो मुझे समझ तो उसको हम दोबारा रिपीट करेंगे। वैसे हमने बार चीजों को रिपीट किया है तो आपको समझ में आ जाएगा, वैसे उतना गड़बड़ नहीं है। तो इसलिए आप उसको देखें दोबारा, और बहुत अच्छे से लेक्चर सीरीज को हमने तैयार किया तो इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो और क्वेश्चन लिखने का पैटर्न भी वैसा ही होगा, आंसर जो आप लिखेंगे बिल्कुल बोर्ड में वैसा ही लिखने का प्रैक्टिस करेंगे। तो ये अभी से आप अभ्यास करेंगे तो आप सही तरीके से आंसर लिख पाएंगे। ठीक, ओके। तो आज हम चलते हैं फिर ऑब्जेक्टिव पैटर्न वाले क्वेश्चन, सॉरी सब्जेक्टिव में ही जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उस पर हम लोग बात करेंगे कि उसको कैसे कैसे लिखना है। वो अगर 2 नंबर, क्योंकि गेस्ट पेपर में बहुत सारा आंसर बड़ा लिखा हुआ है, तो वहां से भी हम समझेंगे कि किस तरह से आंसर को तैयार करना है और कितना लाइन में आंसर को तैयार करना है। ओके, हम लोग फिर चलते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन पे और फिर हम लोग इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो ये रहा आपका 2 नंबर का क्वेश्चन। इस 2 नंबर के क्वेश्चन में क्या है कि देखिए कि अब सेम क्वेश्चन है कि हमने आपको कहा था हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख कारण क्या थे। ठीक है, तो यहाँ सेम क्वेश्चन आ गया 2 नंबर में। ठीक है, तो अब 2 नंबर में जो क्वेश्चन आया तो सिंपल सा पॉइंट है, वहां हमने आपको 5 पॉइंट बताया। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 5 पॉइंट को नहीं लिखना है। क्या करना है, ये नहीं कहेंगे लिख देना, ही लिखना नहीं है, नहीं लिखना है, आपको यहाँ पे 2 पॉइंट ही लिखना है। ठीक है, क्या करना है, 2 पॉइंट लिखना है। जैसे जिसमें हमने आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहा था कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन का जो सबसे प्रमुख कारण था कि हमारे यहाँ क्या हुआ, क्योंकि सिंधु के सारे नदियां क्या थी, नदी के साइड में थी, तो वहां पे क्या आ गया, बाढ़ आ गया। और बहुत सारे विद्वानों का मत है कि वहां बाढ़ आ गया और वो सभ्यता बह गए और सारे लोग वहां पे मर गए। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, दूसरा जो भी पॉइंट है, चाहे आप बाह्य आक्रमण दे सकते हैं या जलवायु परिवर्तन दे सकते हैं या नदियों में मार्ग का परिवर्तन दे सकते हैं या प्राकृतिक आपदा, मतलब 2 नंबर में आपको 2 पॉइंट याद इसमें डालना है। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को इतना इसमें फिर से नहीं लिखेंगे आप, इतना बड़ा आंसर तो फिर से तैयार नहीं करेंगे। ठीक है, ये हड़प्पा सभ्यता इसमें भी वही चीजें लिखी हुई है, लेकिन आपको जो आप 5 नंबर में याद कर लिए उसको आप भारी भरकम नहीं बनाना है। ठीक है, पहला पॉइंट जैसे कि बाढ़ आ गया, तो बाढ़ में हमने कहा था कि बाढ़ में क्या क्या हुआ था। दूसरा पॉइंट मान लिया जाए जलवायु परिवर्तन या बाह्य आक्रमण, आप जो आपको याद रहे। ठीक है ना, बाह्य आक्रमण हो गया। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं, बाहर से आक्रमण हुआ। तो 2 पॉइंट को आप लिखेंगे, बस याद ये रखना है एकदम वेरी इंपोर्टेंट कि 2 में 2 ही पॉइंट बना के लिखना है, क्योंकि आपको एग्जाम में टाइम नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है एग्जाम में। ठीक है ना, आपको टाइम को बचा के रखना है सारे क्वेश्चन पे, और फिर जो टाइम बचता है एग्जाम में उसको आपको दोबारा चेक करने के लिए टाइम को यूज करना है, ना कि एक ही क्वेश्चन में हमको ज्यादा टाइम देना है। चलिए आगे बढ़िए।
सिंधु घाटी सभ्यता क्यों हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? हमने इस क्वेश्चन को पहले से डिस्कस कर दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं भाई, क्या बोला था? सिंधु घाटी सभ्यता क्यों हड़प्पा सभ्यता कहते हैं? हमने आपको बताया था हमारे यहाँ नेमिंग सिस्टम, एक मिनट, हमारे यहाँ जो नामकरण का जो सिस्टम है कैसा है? जनरली हमारे बड़े बच्चे या बच्चियां जो भी होते हैं उसके नाम पे दिया जाता है, फलना के मम्मी है, फलना के पापा जी, इस नाम से बुलाते हैं। तो ऐसे ही है सिंधु घाटी सभ्यता का जो खुदाई हुआ, ध्यान से समझ, सिंधु घाटी सभ्यता का जो खोदा गया, सिंपल सा आपको याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता को जो खोदा में जितने भी शहर थे उसके खुदाई में सबसे पहला शहर हड़प्पा को खोदा गया था। ठीक है, 1921 में। ठीक है, एक्स्ट्रा जानकारी है लेकिन आपको नहीं भी याद है तो आप इसमें मेन पॉइंट है। देखिए हर क्वेश्चन का एक मेन क्रक्स होता है, क्रक्स मतलब हुआ कि मेन चीज होता है, अगर वो आप क्वेश्चन में डालते हैं तो आपको नंबर मिलना ही है, अगर वो चीज मिस कर दिए तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का मेन क्रक्स क्या है कि हड़प्पा में सबसे पहले खुदाई हुआ। क्या हुआ? हड़प्पा में सबसे पहले खुदाई के कारण जो है इसको हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, हिंदू सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। अब पॉइंट के एक्स्ट्रा पॉइंट आपको थोड़ा आंसर को बड़ा करना है तो हम क्या कहेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज सर्वप्रथम 1921 में हड़प्पा नामक स्थान पर हुआ जो दयाराम साहनी ने किया था, और पंजाब सिंध राजस्थान आदि गुजरात के हिस्सों में पड़ता है और पश्चिमी सीमावर्ती भाग तक था। तो इसमें सबसे पहला बात क्या है, इंपोर्टेंट बात, कि सिंधु सभ्यता में सबसे पहले खोजा जाने वाला जगह हड़प्पा था जो 1921 में खोजा गया, जिसको दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया, इसीलिए हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंपल अप्रोच। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। ये क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाते समय में बताया था कि इस तरह क्वेश्चन आते हैं। हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानकारी के क्या स्रोत है? देखिए हमने आपको कहा था कि हड़प्पा के किसी भी चीज के बारे में, हड़प्पा ही संस्कृति के ही बारे में नहीं, हड़प्पा के चाहे धार्मिक जीवन हो, सांस्कृतिक जीवन हो या सामाजिक जीवन हो, किसी भी चीजों के बारे में हमको पता चलता है किससे? खुदाई से। क्या चलता है? खुदाई से पता चलता है कि क्या क्या वहां खोद के चीजें मिली है, जिसके आधार पर हम लोग बता सकते हैं कि वहां पर धार्मिक जीवन क्या था, सामाजिक जीवन क्या था, लोगों का रहन सहन क्या था, लोग खाते क्या थे, लोग पहनते क्या थे, लोग श्रृंगार क्या करते थे, लोग चुनिया पहनते थे, गहना पहनते थे, सारे चीजों के बारे में हम लोग अनुमान लगाते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा बात है। अब संस्कृति जीवन के बारे में है, तो सांस्कृतिक जीवन जो हमारा है उसके संबंध में पता चलता है जैसे खुदाई से जो चीजें मिली है, जैसे कि आपको ऐसे लिखना है कि हड़प्पा संस्कृति के बारे में की जानकारी के अनेक स्रोत हैं, जैसे कि विभिन्न नगरों से खुदाई से प्राप्त विभिन्न वस्तुएं। ठीक है, देखिए इसको ऐसे लिखना, यहाँ पे हम इसका पॉइंट बना देते हैं कि जैसे यहाँ लिखेंगे पहला पॉइंट आपको खुदाई से प्राप्त विभिन्न वस्तुएं। ठीक है, जैसे कि गलियां, बाजार, स्नानघर आदि अवशेष हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डालते हैं। बस हो गया, एक इस तरह से लाइन लिखना है। ठीक, इन अवशेषों से हड़प्पा संस्कृति के नगर निर्माण एवं नागरिक प्रबंध के विषय में भी प्राप्त जानकारी प्राप्त होता है। ठीक है, 2 लाइन बढ़ा सकते हैं लेकिन इससे ज्यादा बड़ा नहीं करना है, इसलिए नहीं बड़ा करना है क्योंकि आपको क्वेश्चन बड़ा आंसर बड़ा है। दूसरा, कला के विभिन्न नमूनों, ये दूसरा पॉइंट इसमें बना लेंगे कि कला का जो विभिन्न नमूना मिला, जैसे मिट्टी के खिलौना, धातु की मूर्तियां, विशेषकर नाचती हुई लड़की आदि हड़प्पा सभ्यता के लोगों के कला के कारीगरी पर प्रकाश डालता है। ठीक, तो 2 ही पॉइंट आपको इसमें बनाना है। या देखिए इसमें ज्यादा आपको बड़ा नहीं करना है, ये बड़ा है आंसर इसमें लिखा हुआ। आपको 2 नंबर के क्वेश्चन में क्या करना है, पहला ये खुदाई वाला पॉइंट कि खुदाई से प्राप्त हुआ अलग अलग वस्तुएं हैं, दूसरा कला के विभिन्न नमूने के बारे में जैसे कि मिट्टी, खिलौना आदि चीजें जो बनी हुई है। आपको इतना ही आंसर तैयार करना है। क्लियर? वेरी क्लियर। क्लियर से फिर से समझा देते। क्लियर ये है कि पहला पॉइंट ये देंगे खुदाई से प्राप्त वस्तुएं और दूसरा कला से प्राप्त विभिन्न नमूने। बस हो गया, इतना ही आपको आंसर के पॉइंट बनाना है, बस हो गया, इससे बड़ा आंसर को नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है कि हड़प्पा सभ्यता में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास का वर्णन करें। इसका मतलब देखिए हड़प्पा सभ्यता जो हुआ, ठीक है ना, उस टाइम में वैज्ञानिक
विज्ञान और प्रौद्योगिकी का मतलब हुआ कि उस टाइम में समाज कितना विकसित था। विज्ञान मतलब आज हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल में भी अलग अलग तरह के एप्स आ गए हैं, फिर मोबाइल में भी वैरायटी है, ठीक है ना। ऐप से लेके सॉरी एप्पल से लेके अलग अलग सैमसंग सैमसंग एक तरह में नोकिया हुआ करता था, तो अलग अलग टाइप का मोबाइल होता है, ठीक है ना। तो उसमें हम लोग अलग अलग टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, एंड्रॉइड की बात करते हैं, माइक्रोफोन की बात सॉरी माइक्रोमैक्स की बात, माइक्रोसॉफ्ट की बात करते हैं, गूगल, आजकल गूगल, फेसबुक, अलग अलग सॉफ्टवेयर, अलग अलग चीजें एप्स आ गया है। उसमें क्या है कि ऐसे ही सिंधु घाटी सप्ताह का जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सिर्फ एक चीज नहीं आता है, उसमें सारा चीज आता है। उसका भवन निर्माण कितना एडवांस था, उसके लोगों का रहन सहन कितना एडवांस था, उस टाइम में लोग खाने पीने का टेक्निक क्या कैसे अप्लाई करते थे। तो मेनली विज्ञान और तकनीकी में जो एडवांसमेंट की बात है, जैसे रहते थे, किस टाइप के मकान में रहते थे, गली कुच्ची में रहते थे कि आपको बिल्डिंग बना के रहते थे, या आपका उस टाइम में जो नहाने का नाली की व्यवस्था कैसा था, नाली का कैसा व्यवस्था था, रोड का कैसा व्यवस्था, तो ये टेक्नोलॉजी को दर्शाता है। मतलब प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विज्ञान मतलब ज्ञान होता है। देखिए सिंपल सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी का मतलब समझाते हैं, आप लोग अभी नहीं समझते होंगे, समझ लीजिए। हम विज्ञान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मतलब समझाते हैं एक एक लाइन में, कि विज्ञान मतलब होता है क्या, क्या विज्ञान मतलब होता है नॉलेज, और प्रौद्योगिकी मतलब होता है उसका एप्लीकेशन, मतलब साइंस, ठीक है ना, इसको बोलते हैं इंग्लिश में साइंस, ठीक है। एंड टेक्नोलॉजी, आपने जगह जगह सुना होगा कि टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का यूज करते थे, टेक्नोलॉजी की ही प्रौद्योगिकी है। मतलब जो हमारे पास ज्ञान है उसको जब हम अप्लाई कर देते हैं ना, उसको कोई चीज में लगा देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्रौद्योगिकी। तो यही हुआ, हड़प्पा सप्ताह में जो ज्ञान था वो कैसे झलकता, तो वहां का ज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में, उसके नगर सभ्यता के बारे में। तो इसमें पहला लाइन ये हर लगभग क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में लिखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी थी? हड़प्पा सभ्यता को एक नगरीय सभ्यता कहा गया है। नगरीय सभ्यता का ही प्रमाण इस संस्कृति के निर्माण के विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की थी। विज्ञान एवं तकनीकी के प्रगति हम विभिन्न बिंदुओं को तरह देख सकते हैं, ठीक है। आप विभिन्न बिंदुओं में कैसे कैसे देख सकते हैं कि विज्ञान कितना विकसित था। विकसित इस तरह से पता चलता है कि जैसे पढ़ाई लिखाई का क्या एडवांसमेंट था। तो पहला पॉइंट है कि लिपि का ज्ञान हो गया, ठीक है ना, लिपि का ज्ञान हो गया था। लिपि मतलब लिखने का कला, लेखन कला, अलग अलग, जैसे देवनागरी लिपि है अपने यहाँ, हिंदी जो लिखने का कला शैली है उसको देवनागरी लिपि बोलते हैं, इंग्लिश लिखने का जो कला है उसको रोमन लिपि बोलते हैं। तो इस तरह के लिपि का एक वर्ड होता है उसको हम लिपि बोलते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि है आपका, वो भाव चित्रात्मक, कैसा है? भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक का क्या मतलब होता है कि वो जो चीजें लिखा गया है ना, वो जो भाव मतलब दिल की जो बात लिखा गया है वो चित्र के माध्यम से लिखा गया, इसलिए उसको भाव चित्रात्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाव चित्रात्मक। इसमें चित्रात्मक लिखा है, भाव चित्रात्मक। भाव मतलब क्या? हमारी जो भावना है, हमारे जो भावना है उसको चित्र के माध्यम से व्यतीत कर दर्शाते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं कि ये लिपि भाव चित्रात्मक लिपि, ठीक। इसमें देखिए सिंपल सा पॉइंट आपको जोड़ना है कि आप देखिए इसमें रट्टा नहीं मारेंगे, सिंपली से कहेंगे सोच के कि सिंधु घाटी सभ्यता इतना विकास थे कि वहां पे लिपि का ज्ञान हो गया था और उसका लिपि था भाव चित्रात्मक, ठीक है। मगर मगर ये अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, बस बात खत्म। 2 लाइन इसमें लिख देना है, सिंपल सा कंसेप्ट। पहला बात कि सिंधु घाटी सभ्यता को लिपि का ज्ञान था, ठीक है, काफी विकसित था, लिपि का ज्ञान था और उसका लिपि बहुत चित्रात्मक था, लेकिन वह लिपि अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है। बस इससे ज्यादा लाइन आपको इस पॉइंट में नहीं डालना है, क्योंकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। 5 नंबर का रहेगा तो इसको बड़ा कर सकते हैं, लेकिन 2 नंबर में इसे बड़ा नहीं कर सकते। चलिए ओके, तो ये रहा इसका पॉइंट। आगे वाला पॉइंट देखते हैं हम लोग क्या है इसमें। हाँ, आगे ये है कि चलिए आगे इधर खत्म हो गया, चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं। आगे आपका हाँ ये रहा, तो ये चलिए, तो धातु कर्म, धातु कर्म, ठीक।
मैंने धातु से जो मिले वस्तुएं हैं, ठीक। वाहन, चलिए एक चीज हम थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये सिंपल में याद करना हो तो वाहन पॉइंट को याद कर लें। वाहन, देखिए वाहन मतलब जो गाड़ी जो चलता था उस टाइम में, जो हमारे यहाँ उस टाइम में जो अलग अलग सामान को ढोने के लिए, जैसे हम लोग टेम्पो, पिकअप इत्यादि चीजों को ढोते हैं, उस टाइम में क्या था, उस टाइम में मोहनजोदड़ो से बैलगाड़ी का खिलौना मिला है। तो ध्यान से समझिए, बैलगाड़ी का खिलौना मिला है, जो इस बात का घोतक है, घोतक मतलब यहाँ सूचक है। ये सब शब्द आपको एग्जाम में नहीं यूज करना, आप इजी शब्द यूज करेंगे कि लोग आवागमन तथा मालवाहक के उपयोग हेतु वाहन निर्माण के तकनीक से परिचित थे। सिंपल सा बात, उस टाइम में जो खुदाई से जो चीजें मिली है वो उसमें क्या मिला है, आपको बैलगाड़ी का खिलौना मिला है, जिससे ये साक्ष्य आप सिंपल सा लिखेंगे कि खुदाई से ये साक्ष्य मिला है, सॉरी बैलगाड़ी के खिलौना मिला है, जिससे ये पता चलता है कि लोग वाहन के रूप में बैलगाड़ी का प्रयोग करते रहे होंगे, उससे सामान को एक दूसरे से दूसरे जगह लाते रहे होंगे। अपने तरफ से आप एक दो पॉइंट उसमें जोड़ सकते हैं, आपके पास अगर दिमाग हो उसी में। बैलगाड़ी का भी हम लोग क्या यूज करते थे, आप लोग बहुत अधिकांश लोगों ने नहीं देखा होगा, तो सामान को ढोते थे एक जगह से दूसरे जगह, लोग जाते थे बाराती में। आजकल हम लोग स्कॉर्पियो से जाते, उस टाइम लोग टायर गाड़ी से जाया करता था, बैलगाड़ी से जाया करता था। तो इस तरह से आप पॉइंट बना सकते हैं, ठीक है। बस आपको समझ डेवलप करना है कि हम पॉइंट को लिखेंगे कैसे, बस गलती नहीं लिखना है आपको। हम बार बार फोकस करते हैं पॉइंट सही हो, उसमें गलत इंफॉर्मेशन नहीं डालेंगे कि हम आप ऐसा लिख देंगे बैलगाड़ी से उड़ते थे। ये कुछ ऐसा पॉइंट जो तुकबंदी हो। समझने का मतलब ये है कि एग्जामिनर समझे कि नहीं आदमी ने पढ़ा है, ये नहीं कि वाहन बैलगाड़ी से हम लोग क्या करते थे, वो करते थे, ऐसा करते थे, ऐसा कुछ नहीं। मतलब बैल का खिलौना मिला, इससे मोटा मोटी लोग आइडिया लगाता है कि उस टाइम में बैलगाड़ी रहा होगा। और बैल का हम लोग क्या करते हैं, बैलगाड़ी एक जगह से दूसरी जगह सामान ढोते हैं, या मार्केट जाते हैं, या पहुंचते हैं, या दूसरी जगह हम लोग जा सकते हैं। तो ये एक दो पॉइंट लिखना है आपको, बस होगा। धातु कर्म में आप एक्स्ट्रा पॉइंट लिख सकते हैं। तो धातु कर्म में सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख, चलिए एक पॉइंट बता देते हैं, एग्जाम में आपको एक्स्ट्रा याद रख लेना है। अगर नहीं याद रहे तो दो पॉइंट आपका बन गया है। पहला वो वाला लिपि वाला, दूसरा वाहन वाला, ठीक। दूसरा पॉइंट, सिंधु घाटी सभ्यता एक प्रमुख स्थल लोथल, एक मिनट, हाँ, लोथल काठियावाड़ा में तांबे का एक कांसे के कुछ वस्तुएं मिली है। मोहनजोदड़ो से एक 10 इतना मीटर ऊंचे कांसे की नर्तकी वाली मूर्ति की मिली, जिससे पता चलता है कि कच्ची धातु से शुद्ध तांबा निकालने की तकनीक से परिचित है। चूंकि तांबा एक 10,083 डिग्री से पिघलता है, तो निश्चित रूप से वह इतना ताप पैदा करने की तकनीक से भी परिचित रहे होंगे। संभवतः सिंधुवासी राजस्थान इसी तांबे के क्षेत्रीय खानों में कच्ची धातु प्राप्त करते थे। अब चलिए देखिए, मुद्दा का विषय क्या है कि उस टाइम में चूंकि खुदाई से अलग अलग वस्तुएं प्राप्त हुई है, ठीक है ना, जैसे तांबे के और कांसे से मिली वस्तुएं, इससे और जैसे ऊंची कांसे की नर्तकी वाली मूर्ति, ये सब अगर मिला है, इसका मतलब लोग अनुमान लगाता है कि कम से कम ये आपको 1083 डिग्री सेल्सियस तक का उसके पास मैनेजमेंट का व्यवस्था हो, मतलब उसको पिघलाने का व्यवस्था। आपने नहीं पढ़ा होगा, हम फिर से बता देते हैं। तरीका क्या होता है, जब हम कोई धातु बनाते हैं या कोई हम धातु का जब कोई सामान बनाते हैं, उसका टेक्निक क्या होता है, इसको चर्चा कर देते हैं, फिर आपको ये समझ में, ऐसे समझ में नहीं आया। टेक्निक क्या है कि जैसे आज हमारे पास स्टील है या आयरन का कोई हमारे पास कोई बर्तन है, सपोज, ठीक है, कोई सा बर्तन, या आप कुछ पहनते हैं जो भी, मान लिया इस तरह का करछुल है, ठीक है, ये है, ठीक है, ये करछुल है, जिससे मान लिया सब्जी निकालती है मम्मियाँ लोग। तो ये स्टील का है सपोज। स्टील तो डायरेक्ट तो नहीं ना आ गया ना मार्केट में, भाई स्टील तो सीधा सीधा नहीं आया जमीन से निकल के करछुल के, भाई लो करछुल आप लोग खाना बनाओ। ऐसा जो है हमारा धारावाहिक पुराने रामायण महाभारत में दिखाया जाता है, ऐसा नहीं होता है भाई। इसको क्या बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, तो सबसे पहले प्रोसेस क्या होता है बताते हैं। देखिए सिंपल सा अप्रोच समझ लीजिए, क्या तरीका क्या होता है कि मिट्टी के अंदर में क्या होता है, मिट्टी के अंदर है तो मिट्टी के अंदर से खुदाई किया जाता है। ये जैसे मिट्टी है, तो मिट्टी के अंदर जो क्या है कि जहां पे देखा जाता है अंश है किस पार्ट का, जैसे कि तांबा का या लोहा का, इसके अंश के रूप में प्राप्त, या सोना का इसके जमीन के अंश के रूप में, फिर उसको प्यूरिफाई किया, प्यूरिफाई मतलब उसको साफ किया जाता है।
अलग अलग विधियां हैं जिसका साइंस में लोग पढ़ते हैं। मेटलर्जी एक प्रोसेस है, मेटलर्जी के माध्यम से हम लोग पढ़ते हैं कि उसको साफ किया जाता है। क्या किया जाता है? इसके अंदर से इसको साफ करके गंदगी को निकाला जाता है, फिर उसको शुद्ध किया जाता है अलग अलग चरणों, फिर जाके पिघला के उसको धातु का रूप दिया जाता है। मतलब अगर हमको करछुल बनाना है तो करछुल के लिए एक शेप हो जाएगा। उसमें आपने यूट्यूब पे भी बहुत सारा वीडियो देखा होगा जिसमें सोना को पिघलाते हैं तो किसी एक खांच में डाल देते हैं, फिर उसको वो कुछ देर के बाद ठंडा होने के बाद वो वस्तु बन जाता है। तो ये तरीका होता है। अब ये है कि एडवांस टेक्नोलॉजी है तो ये अलग अलग अच्छे शेप का बन जाता है बर्तन, लेकिन बेसिक फंडा यही, ठीक है। तो क्या करते हैं, अंदर से निकाले जमीन के अंदर से, उसको साफ किए, फिर उसको खांच में डाले, उसको पिघलाते हैं, फिर खांच में डाले और फिर उसको ठंडा करते हैं तो वो मिल जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से जो चीजें मिली है उससे लोग अनुमान लगाते हैं उस टाइम में भी इस तरह की व्यवस्था अलग अलग जगह होगा। तो आपको इसमें याद ये रखना है कि धातु कर्म में सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई से ये अलग अलग वस्तुएं जो प्राप्त होती है उससे पता चलता है उस टाइम में लोगों को धातु को साफ करने का, मतलब धातु जो होता है धातु को साफ करने का और उसको पिघला के वस्तुओं बनाने का ज्ञान था। अब ये कैसे था, कौन कौन जगह याद रहेगा तो ठीक है, नहीं तो आप उसमें लिखेंगे क्या, देखिए आपको हम तरीका बता दें। आप ये नहीं लिखेंगे काठीवाड़ा जगह था, कौन सा जगह था, ठीक है, याद रहे तो ठीक है, नहीं तो आपको ऐसे बनाना है कि ज्ञान था। वो कैसे पता, जगह जगह अलग अलग मूर्तियां, जैसे कि नर्तकी वाली मूर्ति मिली है, जैसे और जगह पे कांस्य और तांबे की मूर्ति मिली है, जिससे ये पता चलता है कि लोगों के पास उसका ज्ञान था। सिंपल सा अप्रोच। चलिए, गोदी और नौका, मतलब नौका वगैरह भी लोग बनाने का उस टाइम में ज्ञान था, ठीक है ना। तो हो गया 2 नंबर में, आपको उतना पॉइंट याद नहीं करना है, बस 2 पॉइंट याद कर लेना है, ठीक। चलिए, गोदी नौका बनाने का ज्ञान। अच्छा हाँ, 5, देखिए अगर ये 5 नंबर में भी आया तो आप इसका पॉइंट बना सकते हैं, 5 पॉइंट है ये। तो अगर समझिए, ये हम 5 नंबर वाली बता रहे हैं, ये 2 नंबर का सीरीज है, लेकिन इसको अगर हम 5 नंबर में करना चाहते हैं तो इसमें 5 पॉइंट हम लोग याद कर लेंगे, ठीक है। अगर 5 नंबर में अगर आ गया मिस्टेक से कि सिंधु घाटी सभ्यता में विज्ञान और तकनीकी का क्या है, तब आप पॉइंट एक्स्ट्रा याद कर लेंगे। जैसे लिपि का ज्ञान था, वाहन, धातु धातु का ज्ञान था, वाहन था, गोदी और नौका, नौका मतलब वही जो बताते हैं क्या है नौका, नौका बनाने का था, नाप तौल की तकनीक थी। गोदी नौका जो हम लोग बोट बनाते हैं ना, तो लोथल में क्या था, लोथल में जो ईंट की इमारतें मिली है उससे ये पता चलता है कि लोथल में क्या था, बंदरगाह था, डाकयार्ड जहाँ पे मान लिया आता है, ठीक है ना, डाकयार्ड मतलब जहाँ पे शिप वगैरह, मैंने शिप में जहाज उतरता है जाता है, ये सब वहाँ है। इससे पता चलता है कि वहाँ पे शिप मतलब ये आपको नौका, नौका मतलब ये नौ जो है बनने का भी वहाँ पे व्यवस्था था, वहाँ पे लोग उतरता था, व्यापार करता था, ठीक। ठीक है, मोहनजोदड़ो के एक बर्तन पर नौ का चित्र बना हुआ, इस नौकाओं द्वारा विदेशी व्यापार होता था। अब देखो कैसे अनुमान लगाते हैं हम लोग कि मोहनजोदड़ो से जो एक बर्तन मिला है जिसे नौ का चित्र है, हाँ उसमें दिखाया गया इस तरह का, देखिए इस तरह का फोटो है, उसमें ऐसे नौ दिखाया गया है। तो नौ दिखाने का मतलब क्या, हम जब भी चित्र पाटते हैं, कब पाटते हैं, आप ही समझिए कि हमने कोई चीज बनाया, ठीक है ना, हमने सब कुछ ऐसे बनाया, कोई भी चीज बनाया, इस तरह से बनाया, वृक्ष बनाया, सब कुछ हम लोग बचपन में बनाया करते, तो इस वृक्ष को, इस पेड़ को हम देखें तभी तो बनाते हैं। सेम आइडिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग चित्र का यूज करते थे तो उस टाइम में उससे परिचित थे, उसके बारे में वो कहीं ना कहीं उन्होंने देखा था। सिंपल सा अप्रोच क्या है, उसके बारे में उन्होंने कहीं ना कहीं देखा था, इसलिए वो उसका तो अलग अलग जगहों से जो साक्ष्य मिला है उससे पता चलता है कि वो उस टाइम में उन चीजों से लोग परिचित थे। क्या थे? परिचित थे। आपको पॉइंट क्या बनाना है, पॉइंट में लोथल में ईंटों से इमारतें जो मिली है उससे पता चलता है कि उस टाइम में नौका या गोदी यानी डाकयार्ड का साक्ष्य मिलता है, जिस टाइम में नौका रहा होगा और लोग इस पे उससे व्यापार करते होंगे एक जगह से दूसरे जगह। मतलब करने का मतलब ऐसा है कि लोग थल का यूज करते हैं, थल मतलब जैसे बैलगाड़ी के, लेकिन यातायात के साधन में जल के भी संसाधन को लोग यूज करते थे एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए।
सिंपल सा कहने का मतलब ये है। चलिए आगे बात क्या है कि हाँ, जैसे आपको याद रखना है कि मोहनजोदड़ो से जो चीजें मिली है, जिसपे उन नाव का चित्र बनाया गया है, जिससे पता चलता है कि जो है लोग नाव का यूज करते होंगे। ठीक, इसके अलावा इन नौकाओं द्वारा विदेश में व्यापार होता है। मेसोपोटामिया के एक अभिलेख से मलवा सिंध क्षेत्र के साथ व्यापार संबंधों की चर्चा की गई। इसके अलावा अलग अलग मेसोपोटामिया में जो अभिलेख मिले हैं, मेसोपोटामिया जो अलग अलग हमने सब बताया कि अलग अलग जगहों पर जो उसी टाइम में जो लोग रहते थे मेसोपोटामिया में, वहां एक अभिलेख है। अभिलेख मतलब कहीं लिखा हुआ है कि मेलुहा, मेलुहा उस टाइम में सिंध के लिए यूज करते, सिंध मतलब अपने सिंधु घाटी सभ्यता के लिए, साथ व्यापार संबंध में चर्चा, मतलब व्यापार चलता था उस टाइम। तो ये बात है। चलिए माप तौल की तकनीक थी। माप तौल की तकनीक का मतलब उस टाइम लोग माप तौल का तक, जैसे आज हम लोग केजी वेजी नापते हैं, ऐसे ही सिंधु घाटी का सभ्यता 150 बांटे मिले थे। जब से सबसे बड़ा बांटा 13,1375 ग्राम का था एवं सबसे कम छोटा बांट 0.87 ग्राम का था। ये बांटे 1, 2, 4, 5, 6 इसके अनुपात में, यहाँ 16 के अनुपात का विशेष महत्व रहा है। ठीक है ना, इस अनुपात में क्या हुआ था, उसका बांटा बनाया गया। तो मतलब नाप तौल की भी तकनीक लोगों के पास थी। ये मत नहीं सोचते हैं कि वहां पर लोग नाप तौल का काम नहीं करते। ठीक, चलिए ये हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग द्वारा बनाए गए मिट्टी के बर्तनों की क्या विशेषताएं थी। चलिए तो देखिए बता देते आप, सिंधु घाटी सभ्यता में जो खुदाई हुआ, क्या हुआ, खुदाई हुआ, उसमें मिट्टी का बर्तन मिला। क्या मिला, मिट्टी का बर्तन मिला। तो मिट्टी के बर्तन का जो बनावट, उसकी जो कलाकारी थी, वो गजब का था, गजब का। वो देखने में इतना प्यारा सुंदर, उसका फिनिशिंग इतना अच्छा था, तो लोग अनुमान लगाते सच में उस टाइम में भी लोग बहुत विकसित होंगे। आजकल हम लोग क्या करते हैं, फिनिशिंग का जब गांव में नहीं शहर में देखते हैं, अरे कितना सुंदर फिनिशिंग है, कोई मिट्टी का बर्तन है, जैसे आजकल सेरेमिक का गमला वगैरह आता है, कोई भी चीजें आती है सेरेमिक जो मिट्टी की चीजें आती है, तो कितना अच्छा फिनिशिंग होता है, उसका कलर होता है, मिट्टी का भी और भी चीज, व्हाइट सीमेंट का, मिट्टी का, अलग अलग चीजें हमको मिलता है। उस टाइम में ऐसे ही सिंधु घाटी सभ्यता को जो खुदाई हुआ, क्या हुआ, खुदाई हुआ, उसमें क्या हुआ, अलग अलग टाइप के बर्तन जो मिला है, ठीक है ना, तो उसकी क्या विशेषताएं हैं, तो वो काफी सुंदर हुआ करता था। ठीक, तो चलिए अब पहला पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले बर्तन चाक पर बने होते थे, जो इन बातों को स्पष्ट करता है कि यह संस्कृति पूरी तरह से विकसित, मतलब चाक होता है, चाक पे मिट्टी के, मतलब चाक का ज्ञान था लोगों के पास। चाक मतलब आप समझते हैं, लेकिन जैसे देखिए इस तरह के चाक होता है गोल गोल, ठीक है ना, यहाँ पे क्या होता है ना, कुम्हार लोग मिट्टी का जहाँ बर्तन बना उसको चाक बोलते हैं। तो चाक का फिर इसमें रख के जो है मिट्टी अलग अलग शेप दे के मिट्टी का बर्तन बनता है। तो उस टाइम में भी लोगों को चाक का ज्ञान था और उस तरह से मिट्टी बनाते थे। ठीक, तो ये तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि लोगों को चाक का बर्तन ज्ञान था। क्या था, चाक का ज्ञान था। तो पहला विशेषता यह हो गया कि चाक का ज्ञान था। इसका रूप और आकार के दृष्टि से बर्तन की विविधता व सुंदरता आश्चर्यजनक थी। मतलब रूप और आकार में विभिन्नताएं थी, विविधता और सुंदरता काफी अच्छा था। ठीक है ना, कि काफी सुंदर उस पर चित्र बना होता था, काफी अच्छे से तरीके से फिनिशिंग था उसका। ठीक, पतली गर्दन वाली बड़े आकार के घड़े तथा लाल रंग वाले काले रंग के चित्रकारी आदि हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं। इसके बाद जो खुदाई से पता चला हुआ है, तो पतली सुराही जो होता है ना, पतली सुराही, गर्दन वाले बड़े आकार के घड़े मिले हैं और लाल रंग के बर्तनों पर काले रंग के चित्रकारी अधिक किया हुआ। जैसे लाल रंग से रंग दिए पूरे बर्तन, जैसे मान लीजिए ये, जैसे कि कोई बर्तन है उसको हम लाल रंग से रंग दिए और काले रंग के इस तरह से मिला है। ठीक, इन बर्तनों में अनेक प्रकार के वृक्ष, आप जैसे देखिए उस पे भी कलाकारी किया हुआ है, वृक्ष का, त्रिभुज का, वृत्त का, बेलों का आदि का प्रयोग करके खिलौने तथा नमूने बनाए गए। इन सब चीजों को बना के उसको चित्रकारी करके जो है काफी अच्छे से उसको रंगाई पुताई किया गया। तो सिंपल अप्रोच आप डेवलप क्या करना है, देखिए आप अब आपको कैसे लिखना है, ये तो हो गया किताब का भाषा। आपको क्या लिखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता से खुदाई से जो वस्तुएं जो मिली है, जो उससे ये पता चलता है कि उस टाइम में कला का या मिट्टी के बर्तन बनाने का कला का अच्छा विकास हो गया था। तो उसको कैसे, जैसे कि
कि चाक का मिलना, पहला पॉइंट है चाक का मिलना। खुदाई से जो चाक मिला है उससे पता चलता है कि जो है उस टाइम में लोग चाक पे मिट्टी का बर्तन बनाया करते थे और अच्छे अच्छे डिजाइन का मूर्ति बनाते थे। दूसरा, खुदाई से जो मिला है उस पर अलग अलग चित्रों का अंकन किया गया है और जो अलग अलग चीजों को दर्शाता है, तो पता चलता है, जिससे पता चलता है कि उस टाइम में लोग कला, अच्छे अच्छे कला का भी ज्ञान था जो अपने बर्तनों के माध्यम से प्रदर्शित करते थे। तो इस तरह से आप पॉइंट को अपने भाषा में, टूटे फूटे भाषाओं में लिख सकते हैं, बस आप गलत नहीं लिखना है, आपको हिंदी सही से लिखना है। चलिए, सिंधु सभ्यता के जल निकासी प्रणाली का वर्णन करें। अब भाई देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में जो जल निकासी का प्रणाली था उसके बारे में वर्णन करें। तो हमने आपको कहा कि जल निकासी का क्या मतलब, जल निकासी का मतलब हुआ कि हमारे घर से जो जल जाता होगा सो, और दूसरा कि बरसात वगैरह होगा तो फिर पानी कहाँ बहेगा। तो ये मोटा मोटी 2 पॉइंट होता है जल निकासी। तो सिंपल सा बात है, कॉन्सेप्ट ये है कि जल निकासी के लिए हमको नाली चाहिए। क्या चाहिए? नाली। तो सिंधु घाटी सभ्यता के खुदाई से जो पता चलता है, काफी बड़ी बड़ी नालियां हुआ करती थी और वो नाली एकदम साफ सुथरा और ढका हुआ होता था। ये नहीं कि आप पटना जब जाएंगे, हम बताते हैं पटना का हाल, पटना जो जाएंगे आप गली में देखेंगे नालियां अच्छी बनी हुई, सब ठीक ठाक है, और उसमें होल किया हुआ और जगह जगह पे होल खुला हुआ, जिसको मैन होल बोलते हैं। उसमें क्या होता है, कभी कभी लोग गिर जाते हैं। आज से 5000 साल पहले इतना व्यवस्थित हुआ करता था नालियां, कि लोग नालियां को अच्छे से करके ढक के, और काफी बड़ी बड़ी नालियां बनाते थे और उसको ढक के अच्छे से रखते थे, और उसमें लोग पूरा कचरा कचरा भी नहीं डालते थे। तो 2 पॉइंट आपको बनाना है। इसमें क्या कर रहा है, सिंधु घाटी के जल निकास का के लिए उत्तम प्रबंध किया गया था, उसमें अच्छे नाली का व्यवस्था किया गया था। जैसे कि पहला, कि व्यवस्थित नाली, पहला पॉइंट क्या करने बनाएंगे, व्यवस्थित नाली था, या अच्छे तरीके से बना हुआ नाली। कैसे भी लिखना आपको, पहला पॉइंट बना के लिखेंगे कि व्यवस्थित नाली था। व्यवस्थित नाली का मतलब क्या हुआ कि नाली काफी चौड़ी चौड़ी बनाया गया था, नाली का जो व्यवस्था काफी चौड़ा नाली था, काफी बड़ा बड़ा नाली था और साफ सुथरा रहता था। दूसरा, बेहतर रख रखाव था। बेहतर रख रखाव में आप लिखेंगे कि वहां पे जो है उस सारे नालियों को ढका हुआ था और ना उसमें लोग कचरा वगैरह नहीं डालते थे। ठीक है, इस तरह से आपको जो, अब वैसे देखिए, अब ये अलग अलग पॉइंट आपको, या अगर आप पढ़ लेते, देखिए पढ़ने से ये फायदा होता है कि आपका दिमाग खुल जाता है। जैसे आप देखिए, अधिकांश भवनों निजी और स्नानगृह होते थे, भवन, कमरे, रसोई आदि सभी के पानी के भवन के छोटी छोटी नालियों से निकलकर बड़ी नाली में, माने गली के नाली में आती थी। गली के नाली से मुख्य सड़क के दोनों ओर बने पक्की नालियों में जोड़ा गया था, दोनों ओर बने पत्थर। अब ये सब देखिए, ये सब पॉइंट थोड़ा पढ़ लेते तो आपको दिमाग खुल जाएगा। ये तो होता ही है। मतलब क्या, अब जैसे ये सड़क सड़क है ना, अगर यहाँ पे आपका घर है तो इधर से अलग अलग पॉइंट से जुड़ा, फिर यहाँ पे जो नाली होता है सड़क के बगल में, उससे वो जुड़ जाता है। तो यही इसमें लिखा हुआ है, कुछ और नहीं लिखा हुआ है। कि क्या होता है, हम करते थे कि अलग अलग जगहों से नाली का पानी कलेक्ट होता था और मेन नाली जो सड़क के किनारे होता था उससे जुड़ता था और वो बड़े जगहों पे जाके कलेक्ट होता। सीधा सा बात। तो आपको 2 पॉइंट बनाना है, उसमें आंसर को लिख देना है। चलिए, आगे मुद्दा है मोहनजोदड़ो के सार्वजनिक स्नानागार का विषय में लिखिए। अब देखिए, मोहनजोदड़ो से जो खुदाई से जो प्राप्त हुआ है, क्या प्राप्त हुआ है, स्नानागार। स्नानागार जिसको बाथरूम हम लोग बोलते, माने बाथ रूम नहीं है एक्चुअली, ये बाथ का बड़ा पॉन्ड है, इसको स्विमिंग पूल बोलते हैं। ठीक है ना, हम लोग स्विमिंग पूल, वन नहाने का जगह, एडवांस में स्विमिंग पूल, और गांव में उसको बोलते हैं पौंड, तालाब, तालाब पोखर, जिसमें जो लोग जाते हैं नहाते हैं और वहाँ पूजा पाठ करते हैं। लेकिन स्विमिंग पूल में भाई ये व्यवस्था नहीं है, पूजा पाठ का व्यवस्था। आज लोग अपने पर्सनली कुछ बनाते हैं या कुछ कॉमन है तो वहाँ इस तरह का व्यवस्था नहीं। लेकिन कम से कम तालाब जो होता है शुद्ध जगह हुआ करता था, वहाँ पे एक जनरली तालाब में मंदिर हुआ करता है। ठीक है ना, वहाँ पे लोग पूजा पाठ करते थे, वहां से नहाते थे सुबह सुबह, और वहां पे धूप अगरबत्ती दिखाते थे और पूजा पाठ करते थे। तो ये था व्यवस्था, हमारे यहाँ अभी भी है।
था। अब हम समझाते हैं। तो मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त उससे क्या पता। तो मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुआ स्नानागार, वो उससे पता चलता है कि वो जो उसका जो पौंड था, उसका जो तालाब था, वो जो है उसका अच्छे से ईंटे से सीढ़ी वगैरह बना हुआ था। ठीक है, जो तालाब बना हुआ था वो धार्मिक पर्पस के लिए बना हुआ था। वो चबूतरा, उसमें जनता को नहाने के प्रयोग में लाया जाता था। यह तालाब इतना मजबूत था कि हजारों वर्ष के बाद भी वो वैसा का वैसा ही बना हुआ था। इसकी दीवारें काफी चौड़ी बनी हुई थी, जो पकी हुई ईंट और विशेष प्रकार के सीमेंट से बनी हुई थी, ताकि पानी अपने आप बाहर ना निकले सके। तालाब स्नानागार के नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां भी बनी हुई थी, पानी निकलने के लिए नालियां का भी प्रबंध था। मतलब समझने का ये बात है, ये पॉन्ड से भी थोड़ा एडवांस, मतलब स्विमिंग पूल ही समझिए। ये स्विमिंग पूल ही था। यहाँ स्नानागार का जो चर्चा किया है, ये स्विमिंग पूल ही था। देखो पॉन्ड में क्या होता है, सिंपली हम सीढ़ी वीढ़ी बना देते हैं तो वो तालाब ही होता है। लेकिन स्विमिंग पूल में हम अंदर से क्या करते हैं, पूरा ठोस होता है, मजबूत होता है, पूरा पानी भरा जाता है, तो उसके निकलने का प्रबंध किया जाता है। तो ये स्नानागार जो मोहनजोदड़ो से मिला है ना, वो एक तरह से स्विमिंग पूल ही था। तो पहला बात कि जब स्विमिंग पूल के बारे में विशेष रूप से लिखे वर्णन करने के लिए कह रहा है, विषय में लिखिए, तो पहला बात उसका स्ट्रक्चर पे हम लोग बात करें। और दूसरा रख रखाव, मतलब उसमें क्या क्या व्यवस्था है। तो पहला, तो वो अच्छे अच्छे पक्के पक्के ईंटों के और सीमेंट से बना हुआ था। इतना मजबूत था कि वो आज भी उसका स्ट्रक्चर देखने को, उसका जो बनावट देखने को मिलता है। और उसमें इस तरह से व्यवस्था किया हुआ था, पानी अपने आप बाहर ना जाए। ठीक। दूसरा, रख रखाव में क्या हुआ था कि इससे नीचे, इसके आसपास जो है पूजा की व्यवस्था किया गया था, धार्मिक स्थल के रूप में इसको यूज किया जाता था। इसके बाद नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां हुआ करती थी। ठीक है, इसके अलावा पानी के निकासी के लिए नालियां का भी प्रबंध किया गया था। इस तरीके से आप 2 पॉइंट में आंसर को बना सकते हैं। आप, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। नहीं समझे होंगे तो फिर आप हमसे पूछ लीजिएगा और इसके बाद हमसे बताइएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज नहीं लिखा हुआ, अगर आपको याद रहेगा तो आप लिख लीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे याद, हम इस तरह की चीजों को याद करने के लिए कम ही डालते हैं, लेकिन अगर आपको याद रहेगा, जैसे 10.88 मीटर इसकी लंबाई था। ठीक है ना, क्या था, लंबा था। और 7.01, क्या हुआ, 7.01 मीटर इसका क्या था, चौड़ाई था। और 2.43 मीटर इसको जो पता है उसे गहराई मिला है। मोहनजोदड़ो से जो मिला है स्नानागार, ठीक है ना, उसकी ये विशेषताएं थी कि इसका लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है और गहराई इतना है। तो ये स्नानागार ही एक्चुअली, ये बात स्विमिंग पूल ही है जहां से ये चीजें मिली है, उसकी ये विशेषता है। चलिए नेक्स्ट है, चलिए अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 7 क्वेश्चन हो गया। हाँ, तो इस तरीके से आपने इतने क्वेश्चन को पढ़ लिया है और आप समझ रहे होंगे कि हम किस तरीके से चीजों को पढ़ेंगे, समझेंगे और सिंपल तरीके में आंसर को कैसे लिखेंगे। ठीक है, आप हम आंसर को बहुत सिंप्लीफाई करवा दे रहे हैं कि कितने सिंपल तरीके से आप आंसर को लिख सकते हैं। फिर भी आपको कोई परेशानी आएगी तो आप उसमें कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं कि ये परेशानियां आ रही, उसको थोड़ा और आप बताइए, कैसे हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो वो ऐसे पता नहीं चलता है, क्योंकि देखिए ऑनलाइन वाले सीरीज में ये पता नहीं चलता है। इसलिए आप क्या करेंगे, नीचे कमेंट में डालेंगे, सर ये सेक्शन आपका, या जो पार्ट अच्छा लगता है, ये पार्ट अच्छा लग रहा है, इसमें दिक्कत है, आप इसके बारे में बताइए, यहाँ दिक्कत है कहाँ, सारे सॉल्यूशन, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। और 70% नंबर आपका कंफर्म। जिस तरीके से हम आंसर को लिखवाते हैं, अगर आपने उसको अच्छे तरीके से फॉलो किया तो कम से कम आपको 70+% मार्क मिलेंगे ही मिलेंगे। इसलिए आप कंटिन्यू, और जो क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं उसको आज ही जाकर आप प्रैक्टिस करें। ये नहीं कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, वीडियो है देख ही लेंगे, ऐसा नहीं। आज का काम आज ही करेंगे। ठीक है, और कल वाला सीरीज, जैसे आज का वाला सीरीज है, शाम तक कोशिश करेंगे लोड हो जाएगा, लोड नहीं होगा कल सुबह तक ये 9 बजे आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं रेगुलर, तो वो लोग जो है उसको आप देख सकते हैं सुबह। आज का स्ट्रीमिंग वैसे दूसरा लगा हुआ है, तो कल 9 बजे हम लगा देंगे,
9 बजे आपको ये लेक्चर सीरीज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो जो हड़प्पा सप्ताह हमने लगभग 2 दिन, तो लगभग 3 दिन लग गया, वैसे टेक्निकल फॉल्ट के कारण थोड़ा बड़ा भी चैप्टर था, ये तो उतना दिन 2 से 2.5 दिन में हम उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसी सीरीज में तो ये इस तरीके से अगर आप पढ़ते जाते हैं आपको अच्छा नंबर मिलना ही है। तो अब हम नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन और बच गए हैं, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बारे में चर्चा करते हैं क्या कैसे है सिंधु घाटी सप्ताह। देखिए इतना क्वेश्चन कम नहीं है, खासकर जिस टेक्निक से हम पढ़ाते हैं, जितने चीजों को हम चर्चा करते हैं, आपने अगर नहीं भी पढ़ा है, ध्यान से समझ लीजिए, आप ये चिंता मत कीजिए कि हमने 1 साल से 2 साल से कुछ नहीं पढ़ा तो अब मेरा कुछ नहीं होने जाना। आपका बहुत कुछ होने जाना है, क्योंकि जितना हम चीजों को कवर करते हैं काफी है समझने को। आपको 3-4 घंटे के लेक्चर में आपको काफी चीजों को समझ हो जाएगी, कैसे लिखना है, कैसे आंसर तैयार करना है, सारा चीजों का ज्ञान हो जाएगा। एक चीज और है कि फिर उसको कैसे अप्लाई करेंगे सारी चीजों को। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 8 नंबर। इस तरह से टोटल 14-15 क्वेश्चन है, सारे को हमको आज डिस्कस करके खत्म कर लेना। आज का क्वेश्चन आज खत्म कर लेना। चलिए तो नेक्स्ट ये है, सिंधु सप्ताह के नगर योजना के बारे में वर्णन करें। तो सिंधु घाटी सप्ताह के नगर के बारे में हमने आपको बता दिया था कि सिंधु घाटी सप्ताह के नगर की क्या क्या विशेषताएं थी, ठीक है ना। एक बार मन होगा तो आप पढ़ लेंगे। सिंधु घाटी सप्ताह के लोग नगरों में रहने वाले थे, वे नगर स्थापना के बड़े कुशल थे। उन्होंने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालमगर, लोथल, लोपा जैसे नगरों का निर्माण किया है। उसके निम्नलिखित विशेषताएं उल्लेखनीय है। जैसे हड़प्पा सप्ताह के नगर एक विशेष योजना के अनुसार बने गए थे। इन लोगों ने बिल्कुल सीधी 90 डिग्री के कोण पर काटती थी। सड़कें में नालियां आदि बना हुआ था, ठीक है। उनके जल निकासी की व्यवस्था की थी। किसी भी भवन के उनकी सीमा से आगे कभी नहीं बढ़ा दिया जाता था। मतलब ये सब हम चीजें चर्चा कर लिए हैं। तो आप 5 नंबर वाले पॉइंट में जाएं, और अगर 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है तो 2 नंबर में तैयार कर ले, 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है 5 नंबर। हड़प्पा सप्ताह के प्रमुख देवी देवता और धार्मिक प्रथाओं का विवेचना करें। वहां पे भी हमने धार्मिक जीवन के बारे में बात किया है, ठीक है ना। तो 5 नंबर वाले क्वेश्चन में तो हड़प्पा सप्ताह के जो सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन है उसमें से आप इस आंसर को छांट के लिख सकते हैं। फिर भी अगर हम एक बार चर्चा कर देते हैं कि प्रमुख देवता और धार्मिक प्रथाओं के बारे में। तो प्रमुख देवता हड़प्पा सप्ताह में बहुत देववाद, मतलब अलग अलग देवों को पूजा जाता था, और प्रकृति पूजक था। प्रकृति पूजा मतलब पेड़ पौधा, इन चीजों को, मिट्टी, गर्भ के देवी, इस ये चीजों से पता चलता है कि वो लोग प्रकृति का पूजा था। किसका पूजक था? प्रकृति। प्रकृति का पूजा करता था, ये नहीं कि चलो ठीक है। हाँ, इसके अलावा मेनली मातृ देवी इसकी प्रमुख देवी थी। मातृ देवी मतलब हमारे जो धरती माता है इसके प्रमुख देवी थी। मिट्टी से बने अनेक स्त्री की मूर्तियां जो मातृ देवी के प्रतीक है बड़े संख्या में मिली है। देवताओं से प्रधान पशुपति, देखिए देवताओं में प्रधान पशुपति और आदि शिव थे। मोहनजोदड़ो प्रताप मोहर पर योगेश्वर की मूर्ति। ये 2-3 पॉइंट देखिए, आपको सब कुछ याद नहीं रखना है, लेकिन ये कुछ चीजें आपको याद रखना पड़ेगा इस चैप्टर में। कि जैसे कि देखिए कि बहुत देववादी थी। प्रकृति पूजा, प्रकृति का पूजा अलग अलग आएगा कि प्रकृति माने नेचर का, प्रकृति का पूजक हुआ करती थी। और इसकी मातृ देवी प्रमुख मूर्तियां तो कैसे पता चलता है? अलग अलग जो मिट्टी के जो स्त्री की जो बनी मूर्तियां, जिससे पता चलता है। और इससे इम्पोर्टेंट क्या, इसके देवताओं में जो प्रधान पशुपति थे, पशुपति मतलब आदि शिव को यहाँ कहा जाता है। शिव के जो मूर्ति मिले हैं, इससे पता चलता है उस टाइम में पशुपति यानी भगवान शिव का बहुत ज्यादा महत्व था और उसको वो पूजनीय था। तो ये पशुपति जी का कंसेप्ट है, ठीक है। और एक मोहनजोदड़ो से जो मोहर प्राप्त, उससे योगेश्वर की मूर्ति, मतलब एक योगी बाबा बैठे हुए हैं जो पशुपति महादेव का ही माना जाता है, जिसमें सिंधु नाग, कुंवर वाला सांड, लिंग, योनि, पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे। जल पूजा, अग्नि पूजा, बलि प्रथा का भी प्रचलित था। मंदिरों और पुरोहित का अस्तित्व नहीं था। मंदिर और पुरोहित नहीं था, डायरेक्ट लोग पूजा पाठ किया करते थे। चलिए ये कंसेप्ट हो गया। आगे हम लोग हड़प्पा में मोहर के मोहरों के विषय में आप क्या जानते हैं? तो मोहर जो प्राप्त मिला उसके बारे में पूछा। मोहर मतलब होता है, देखिए इस तरह के जो सील होता है,
सील धातु का बना होता है मोहर, उसका क्या महत्व है, उसके बारे में क्या जानते हैं, उसके बारे में पूछा। तो हड़प्पा संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृतियां उसकी मोहर है, सील है, ये सेल खड़ी पत्थर से बनी होती है। ये पत्थर विशेष टाइप का पत्थर है, इसमें अधिकांश सीलों में लघु अभिलेख जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है के साथ साथ एक सिंगी जानवर, मतलब देखिए अभिलेख तो पढ़ा नहीं जा सका, इसके अलावा देखिए उस पे मोहर पे क्या क्या एक सिंगी जानवर है, भैंस है, बकरी है, हाथी की आकृति उकेरी गई है, मतलब उसको बनाया गया है, उसको खोदा गया है। लंबी दूरी के व्यापार में इन सीलों का प्रयोग होता था। सील से न केवल सामान को सही ढंग से पहुंचे जाने का भरोसा हो जाता था, बल्कि यह भी पता चलता था कि सामान किस व्यापारी ने भेजा। अब देखिए एक चीज कंसेप्ट समझाते हैं, ये आप इसका चर्चा नहीं किया, हम बता दें। उस टाइम में सील जो होता था यानी मोहर का प्रयोग व्यापार के लिए किया जाता था, मतलब एक तरह से व्यापार के रूप में, जैसे सील दिए मतलब मोहर दिए इस तरीके से, तो उसपे खास तरह का चित्र अंकित किया जाता था जो जो दर्शाता था इन्होंने इनको भेजा, कि इस खास तरह के चीजों को जब दूसरे के पास जाता था उससे पता चलता था कि खास तरह के आदमी ने इनको भेजा। अलग तरह का सील मिलेगा जिससे पता चलता था कि अलग तरह का आदमी से व्यापार चल रहा है, अलग तरह के चीजों ने उन्होंने भेजा। तो ये व्यवस्था थी सिंधु घाटी सभ्यता। ये अलग अलग उस टाइम की जो सभ्यताएं थी, चाहे रोम का सभ्यता हो, सॉरी उस टाइम में मेसोपोटामिया हो या मिस्र के सभ्यता हो या चीन के सभ्यता हो, उसमें जो मोहर मिला है उससे यही पता चलता है कि मोहर का अलग अलग उपयोग। तो उसमें विशेषताएं में क्या हो गया कि लोग से विषय में क्या जानते हैं आप, तो ये हुआ कि उसमें अलग अलग कलाकृतियां बना हुआ था, उसमें सिंह जानवर वगैरह बना हुए थे। इसके अलावा सील का उसी में आपको जोड़ना पड़ेगा, सील का कैसे यूज व्यापार में एक जगह से दूसरे जगह के लिए यो आपको पॉइंट बनाना पड़ेगा, इसमें थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, उसके लिए यूज करते थे लोग, व्यापार के लिए यूज करते, तो मैं प्रयोग में लाते थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता के विस्तार का वर्णन करें। चलिए ये क्वेश्चन सबसे पहले आना चाहिए तो सबसे लास्ट में, फिर कोई बात नहीं उससे चर्चा कर दो। हड़प्पा सभ्यता के विस्तार, विस्तार मतलब कहां से कहां तक फैला हुआ था, ठीक है। तो भाई हड़प्पा सभ्यता कहां से कहां, हड़प्पा सभ्यता काफी बड़ा जगह था, इसमें अलग अलग बहुत इंपोर्टेंट शहर आते थे। तो हड़प्पा सभ्यता का जो विकास हुआ है ना, उसको हम कैसे समझेंगे। तो इस क्वेश्चन को लिखने के लिए आपको हम बताते हैं क्या टेक्निक होगा। पहला टेक्निक ये होगा, आप इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है, और ये है सबसे उत्तरी जगह, तो यहाँ पे आप सबसे उत्तरी जगह लिखेंगे, सबसे दक्षिणी जगह लिखेंगे, सबसे पूर्वी जगह लिखेंगे और सबसे पश्चिमी जगह लिखेंगे। और आपका क्या काम होगा, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसमें आप खोजेंगे कि सबसे उत्तरी जगह कौन सा था, सबसे पूर्वी जगह कौन था, सबसे दक्षिणी जगह कौन था, पश्चिमी जगह, ठीक है ना। ये काम आपका है, ठीक, सिंपल सा अप्रोच, इतना आपको करना पड़ेगा। तो हड़प्पा संस्कृति का विस्तार बहुत अधिक था, जो लगभग 12,000 इतना में किलोमीटर वर्ग में, वो काफी बड़ा फैला हुआ था। आपको ये डाटा याद है तो कोई बात नहीं है, काफी दूर तक फैला हुआ था, जिसमें पंजाब, सिंध, राजस्थान, गुजरात, बलूचिस्तान आदि भागों में पश्चिम उत्तर के सीमावर्ती भाग सम्मिलित थे। इस प्रकार इसका विस्तार उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक, पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट से लेकर उत्तर में मेरठ तक था। इसके मुख्य केंद्र हड़प्पा, मोहनजोदड़ो आदि थे। इसके समय में संस्कृति के बड़े विकसित नहीं थे। इस संस्कृति के हड़प्पाई संस्कृति का नाम इसलिए दिया था क्योंकि सर्वप्रथम इस हड़प्पा का चलिए ये एक्स्ट्रा बढ़ा दिया गया पॉइंट को, ठीक है ना, एक दो तीन पॉइंट को जोड़ने के लिए आपके लिए बढ़ाया है पॉइंट, तो हम बता देते हैं। चलिए इसमें क्या लिखना है आपको, देखिए आपको विस्तार पूछता है, तो सबसे पहले इसके एक विस्तार पे जब हम बात करेंगे तो उसके चौहद्दी पे बात करेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दासक नदी के किनारे सुक्तांगाडोर बलूचिस्तान में था। तो आप बलूचिस्तान लगाएंगे कि क्या था, पश्चिमी क्षेत्र बलूचिस्तान, माना देखिए इसमें ये पूर्वी क्षेत्र हो गया। आप सोचते होंगे कितना पढ़ना पड़ता है, तो मगजमारी तो करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। देखिए ये पूर्वी क्षेत्र है, ये पश्चिमी क्षेत्र कहाँ, बलूचिस्तान। आपने यही देखिए गुजरात तथा बलूचिस्तान के कुछ भाग से, तो ये बलूचिस्तान, तो यहाँ लिखेंगे क्या, बलूचिस्तान।
ये बलूचिस्तान तक फैला हुआ था, ये बलूचिस्तान, ठीक। और पूरब में पुरास्थल में हिंडन नदी के किनारे आलमगीर जिला, आलमगीर तक फैला हुआ था, आलमगीर तक। और उत्तर में आपका क्या हुआ, उत्तर में मांदा, उत्तर में मांदा जगह, ठीक है, मांदा जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, मांदा में फैला हुआ था। और दक्षिण में दामदाबाद, दामदाबाद जो अहमदाबाद तक फैला हुआ था, ये आप लिखेंगे। इसके बाद आप लिखेंगे इसमें, इसके अलावा इसका मोहनजोदड़ो से लेके अलग अलग जगहों पे इसका विस्तार था। इस तरीके से आपको पॉइंट बनाना। अगर देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको अगर क्लिष्ट लगते हैं तो उसको आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है ना। बीच बीच में अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन जो आपको लगे उसको ज्यादा याद करना पड़ेगा तो आप उसको छोड़ देंगे, क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे, ठीक है। कार्बन 14 पद्धति से आप क्या समझते हैं? कार्बन 14 पद्धति के बारे में हमने चर्चा किया। तो कार्बन जो होता है, जो अणु होता है कार्बन 14, एक रेडियोधर्मी आइसोटोप, रेडियोधर्मी मतलब होता है जो खतरनाक होता है, रेडियोधर्मी जो रेडियो एक्टिव इमिट करता है, उसको निकालता है, जो थोड़ा गड़बड़ होता है। आइसोटोप्स मतलब होता है, आइसोटोप समझाते हैं, आप पढ़ेंगे तब, आपने 9th-10th में पढ़ा होगा या 11th में पढ़ा होगा, तो आप नहीं पढ़े होंगे। आप 9th-10th में अगर पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं तो आप नहीं पढ़े। आइसोटोप्स का मतलब होता है कि जैसे एक ही धातु, कार्बन है, या आपने किसका, क्लोरीन का, क्लोरीन 35 या क्लोरीन 35 या 37 का नाम सुना होगा। मतलब जब धातु एक ही धातु होता है जिसका अलग अलग भार होता है, उसको हम लोग आइसोटोप्स बोलते हैं। तो कार्बन 14 एक आइसोटोप्स है जिसका, देखिए पहले हम समझा देते क्या चीज, वो हर एक वस्तु में पाया जाता है, चाहे वृक्ष हो, पेड़ पौधा हो, आदमी में हो, पत्थर में, कार्बन की मात्रा पाई जाती है। और वो टाइम के साथ साथ वो क्या होता है, सड़ता है। क्या होता है, जैसे देखिए, जैसे ये किसी आदमी का डेड बॉडी है, आदमी या जानवर का मान लिया डेड बॉडी हो गया, तो आदमी का ये डेड बॉडी है, ठीक है। तो डेड बॉडी है, तो डेड बॉडी है इस तरीके से, तो ये सड़ेगा, क्या होगा, सड़ेगा, गलेगा, इसमें से कार्बन की मात्रा क्या होगा, धीरे धीरे उत्सर्जित होगा। तो उत्सर्जित होगा तो ये साइंटिस्ट पता चला लगाते हैं कि आज उसके शरीर में कितना कार्बन बचा हुआ है। तो उस तरीके से ये पता चलता है कि, और उसको लैब में जाकर उसके सैंपल को टेस्ट किया जाता है और उसमें कार्बन की मात्रा को पता चलता है, जिससे पता चलता है कि उसमें कितना कार्बन का मात्रा है और ये कितने साल का ये कोई वस्तु है। इसी को हम लोग कार्बन 14 रेडियोधर्मी पद्धति बोलते हैं। तो कार्बन 14 इसका अर्धकाल इतना 5730 वर्ष माना जाता है। कार्बन डेटिंग एसिड पदार्थ से आयु सीमा निर्धारण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कार्बन विधि के माध्यम से तिथि निर्धारण होने के इतिहास में वैज्ञानिक तथ्य की जानकारी होने का सहायक होती है। इसमें विवाद उवाद नहीं लिखना है, किससे ये विवाद है, ऐसा है वैसा, इन पॉइंटों को आपको नहीं जोड़ना है। एकदम क्लियर कट बात है, क्या उसमें क्या विवाद है, नहीं विवाद है, इन सब चीजों के बारे में आपको बिल्कुल भी विवाद नहीं। जब भी हम कोई क्वेश्चन लिखते हैं तो उसमें विवादित पॉइंट को नहीं जोड़ते हैं। ये हम ठीक है, कार्बन 14 पद्धति है उसको यूज करते हैं, सीधा सा बात है। अब इसमें ठीक है, विवाद है क्या है नहीं, उसके बारे में हम नहीं, आप क्या समझते हैं, तो इसमें ठीक है, इसको यूज किया जाता है उसको उम्र के लिए, उसको उससे एज के बारे में हम लोग को पता चलता है, सीधा सा बात। चलिए ठीक है, तो ये आपका आज का लेक्चर सीरीज खत्म हो गया। ये काफी आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ लिया है, तो आज का लेक्चर सीरीज को हम यही स्टॉप करते हैं। और फिर हम नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें वैदिक सप्ताह को पढ़ेंगे। और वैदिक सप्ताह में क्या क्या चीजें आएगी, तो आपका क्या काम होगा, इन क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस करेंगे और रिवाइज करेंगे, और उसको अलग से अलग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तभी जाके आपको दिमाग में ये चीजें घुसेगी। आप प्रैक्टिस करेंगे, लिखेंगे और मुझे भेजेंगे, दिखाएंगे, तभी पता चलेगा कि आप क्या काम कर रहे हैं। कोई क्वेरी होगा, प्रश्न होगा, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछेंगे, हम उसको लेंगे, जरूर जरूर उस क्वेश्चन को लेंगे और पूछेंगे। और इन चीजों को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर देंगे, ताकि वो लोग भी इन चीजों के बारे में पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, और उससे आप डिस्कशन कर सकते हैं। तो थैंक यू, हम मिलते हैं फिक्स नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है।